मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीक हमने पूरे मानव भूगोल के सिद्धांतों को देखा। तीनों सिद्धांत देखे, पार्थिव एकता, अनुकूलन और क्रियाशीलता का सिद्धांत। आज क्योंकि हमने मानव भूगोल का विकास, इतिहास सब पढ़ लिया है और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो शायद आपको सारा आइडिया हो गया होगा कि कहाँ से किस किस स्कूल के भूगोलवेता ने किस प्रकार से क्या क्या सहयोग दिया और कैसे कैसे धीरे धीरे मानव भूगोल का विकास हुआ। क्योंकि मानव जो है वर्तमान संदर्भ में यदि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो 10,000 वर्ष पूर्व ही नगरों के विकास की बात होती है, जबकि हमारे यहाँ पौराणिक पंचतंत्र गाथाओं में और उससे पहले यदि हम देखें तो कई प्रकार के हमारे जैसे शिव की अलकापुरी, विष्णु लोक, ये इस तरह की जो बातें हैं ये बताती हैं कि इस प्रकार से नगरों का विकास हमारे यहाँ हो रखा था। पर वर्तमान मॉडर्न आधुनिक युग में हम सिटीज़ की ग्रोथ या सिटीज़ का डेवलपमेंट 10,000 वर्ष पुराना मानते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आज का जो नया चैप्टर है 6th चैप्टर, मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं, जिसमें हम निश्चयवाद और संभववाद दो पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी काम होता है ना, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो जो ये सारे निश्चयवाद की अवधारणाएं डेवलप हुई हैं, उन धारणाओं को जो अपोज़ किया है, क्योंकि निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म या प्रकृतिवाद, इसको हम जो बोलते हैं ये हमारा, या वातावरणवाद, ये हमारा जो है डिटर्मिनिज्म है। तो दो तरह की संभावनाएं मेन हम कर रहे हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसके लिए मैंने हिंदी में इतने सारे शब्द बोले, और संभववाद को हम प्रगतिवाद, विकासवाद, पता नहीं कैसे इस तरह की संभववाद, पॉसिबिलिज्म को हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब मानव जब डेवलप होना, अभी हम पहले देख रहे हैं डिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म में बच्चों आधुनिक समय का जो मानव, आधुनिक मानव जो है वो पहले ऐसे ही रहता था, खुले आसमान के नीचे, पेड़ों पर। फिर धीरे धीरे उसको विकास हुआ, उसने अपने भोजन को पकड़ना सीखा। जिंदा रहने के लिए पहले शायद हो सकता है कंदमूल फल ही खाए हों। उसके बाद उसने पशुओं को मारना सीखा, आखेट किया, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके उसने, जब आग का उद्देश्य आग को जलाने का ज्ञान उसको हो गया, और पत्थरों को काट के गुफाओं का निर्माण, या अन्य दूसरे थ्रेशहोल्ड आइटम से उसने गुफाओं को बनाया, अपनी डेंस वगैरह को। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के उसने लगभग 5,500 साल पहले पशुओं को पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये पहला काम किया उसने। दूसरा, उसने बिखरे हुए, छितरे हुए बीजों के रूप में कुछ सालों बाद, कुछ हज़ार साल बाद उसने अपना कृषि का काम किया। पर कृषि के काम से पहले हम कहते हैं हंटिंग्स और ये सब, हंटिंग यानी इकट्ठा करना, एकत्रीकरण और आखेट की प्रक्रिया से उसने अपना जीवन यापन किया। इस प्रकार से बच्चों, आज तो जो हमारा मॉडर्न साइंस है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किस बात का द्योतक है? वही जब बहुत चीज़ें हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ करना प्रारंभ कर दें, तो एक हर चीज़ की प्रकृति ने लिमिट दे रखी है। हालांकि प्रकृति में कुछ भी कम नहीं है। जैसे जो कोई चीज़ ख़त्म होती है तो नया रिप्लेसमेंट हो जाता है, या उसी की जगह अन्य कुछ पौधे जैसे हमने काटे, कोई पेड़ काटे, तो वापस उसी के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रकृति अपने आप उनको ग्रो करने की क्षमता दे देती है। परंतु बहुत ज़्यादा मानव ने न केवल आवश्यकताएं बल्कि विलासिता की वस्तुओं को निर्मित करना आरंभ कर दिया। विलासिता मतलब लग्जरी, है ना। लग्जरी जैसे अब जब हम पढ़ा करते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा जब बताई, तो हमारे लिए जो घरों में फ्रिज है, ठंडा करने का आइटम, वो विलासिता का सामान था। अब तो फ्रिज क्या है? एक आवश्यकता है। पहले आपकी एक साइकिल विलासिता होती थी, अब साइकिल को कोई नहीं पूछता। कारों के भी नए मॉडल वो विलासिता में आ गए। तो कहने का मतलब,
जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया उसने अपनी विलासिताओं के आइटम पे, अपनी लग्जरी पे, विलासिता का मतलब यहाँ पे लग्जरी है, तो लग्जरियस लाइफ के ऊपर उसने एम्फेसिस करना स्टार्ट किया और इस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ, खनिज संसाधनों का विदोहन हुआ, जिसमें उसने फॉसिल्स एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और आपके पेट्रोलियम और हाइडल कोल और हाइडल पावर, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, ये तो उसने अधिक मात्रा में उत्पादन करना प्रारंभ कर ही दिया। अब ये हर जगह का, हर क्षेत्र का, हर नगर का, कस्बे का, गांव का और उसमें भी विकासशील जो देश हैं, क्योंकि अब केवल क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में दो ही तरह का होता है, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। अंडर डेवलप हम बहुत कम बोलते ही नहीं, ये टर्मिनोलॉजी हटा दी गई है विश्व के अंदर से। तो इस प्रकार से जो ये डेवलपमेंट हुआ, हर जगह उनका कैलोरी कंजम्पशन अलग अलग है। खान पान में भी देख लीजिए, खान पान में जहाँ जो चीज़ पैदा होती है उस चीज़ को आदमी बहुत अच्छे से यूज़ करता है। और आजकल तो जो हमारा जीवन है, जैसे अपना पेस्टिसाइड्स हैं या अपने ऊर्जा का उपयोग है या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं या यातायात संबंधी सुविधाएं हैं, इन सब को हम एक तरह से पैरामीटर्स लेते हैं मनुष्य के जीवन जीने का। अब जो मेन बात आती है कि पर्सपेक्टिव्स ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर यहीं पर आकर के साइंटिस्ट या जोग्राफर्स उनमें दृष्टिकोण की भिन्नता होने लगी। क्लियर कट दो रूप बन गए, वन्य जीव जंतु यानी प्रकृति, पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु, और दूसरा मानव। अब मानव को ये सब चीज़ें सहयोग कर रही हैं या मानव इनके ऊपर अपना सह संबंध रख रहा है, यानी कि बोथ आर इंटर रिलेटेड। यानी मनुष्य जो निश्चयवाद की अवधारणा है उसमें जैसे बच्चों 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर ने कहा कि मानव भूगोल में के लिए अरस्तु ने सबसे पहले ये कहा अपनी पुस्तक राजस्थान मानव के लिए, उसने ये कहा कि यूरोप के लोग ठंडे देश के निवासी हैं, किंतु विचारों और तकनीकी कौशल की उसमें कमी है, क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं थे। जब यूरोपियन प्रिमिटिव स्टेज में थे तो हमारे हिंदुस्तान में लौह ललाट, आयरन पिलर्स कुतुब मीनार के बाहर या लौह स्तंभ, अशोक स्तंभ राजा अशोक के समय, वो सब हमारे यहाँ सांची स्तूपा वगैरह ये सब बन चुके थे। तो शायद उन्होंने ये चीज़ मैसेंजर्स के थ्रू या ट्रैवलर्स के थ्रू गई होगी, तो इसलिए उन्होंने ये कहा। जबकि उन्होंने कहा एशिया के लोग जो हैं वो विचारवान और कुशल होते हैं लेकिन उत्साही नहीं होते। तो ये चीज़ उत्साह यहाँ पर किस बात से होगा? शायद अपने यहाँ हॉट क्लाइमेट है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा है, इससे लोगों में सुस्ती रहती होगी। तो इस चीज़ को देख करके शायद अरस्तु ने ये बात बोली। पर वर्तमान समय में मैंने तुमसे कहा था पीटर हैगेट की बुक बहुत अच्छी है, अमेरिकन जोग्राफर, जिन्होंने जोग्राफी की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। उसके बाद कार्लो सावर ने उसमें एरियल डिफ्रेंसिएशन दिया, फिर एल्सवर्थ हंटिंगटन ने उसको क्षेत्रीयता का बात करी। परंतु पीटर हैगेट ने कहा कि जो निश्चयवाद है या वातावरणवाद है वो एक दृष्टिकोण है नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण का अपने मनुष्य मतलब व्यवहार के रूप में, यानी पृथ्वी पर जितने भी घटक होते हैं, जैसे बादलों का बनना, हवाओं का चलना, ओलावृष्टि, तापमान, वायुदाब, ये सब प्राकृतिक घटक हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल कंडीशंस हैं, ये सारी नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि हर जगह पर अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब उष्ण क्षेत्र में कुछ अलग फैक्टर्स हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में कुछ अलग फैक्टर्स हैं, शीत क्षेत्र में अलग फैक्टर्स हैं, समुद्र के तट पर अलग हैं, मरुस्थलों पर अलग हैं, महाद्वीपों के मध्य भाग में अलग हैं। तो इस प्रकार से कुल कहने का मतलब है कि ऑल दीज फैक्टर्स दे प्ले डिफरेंट रोल। और एनवायरमेंटलिज्म जो है is the view that natural environment plays the major role in determining the behavior pattern of man on earth's surface। यानी प्राकृतिक कारक, पर्यावरण संबंधी कारक की जो मैंने अभी बोले, ये सारे मनुष्य के व्यवहार को
निश्चित करते हैं कि अमुक क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करेगा या उसका व्यवहार इस प्रकार से होगा। तो यानी प्रकृति के साथ उन्होंने उसको पूरा जोड़ दिया। इसलिए सारे समय मनुष्य की क्रियाकलाप, चाहे वो उसके खान पान से हो, चाहे रहन सहन से हो, या आवागमन के साधनों से हो, वो सब उसके, या उसकी जो आर्थिक गतिविधि हैं वो सब उसने प्रकृति पर निर्भर होकर के ही किए। इसलिए हमने इसको क्या कहा, निश्चयवाद। और कई आधुनिक समय में इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, बिकॉज मैन इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन नेचुरल एस्पेक्ट्स। ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, वो इसके लिए आपकी मैंने बुक बताई रखी है सिंह की, है ना, एल सिंह की बुक कर लें। और बहुत सारी अदर बुक्स भी हैं और एनसीईआरटी की बुक्स भी बहुत अच्छी हैं इसमें। ठीक है। तो रैट्ज़ल महोदय ने पर्यावरणीय निश्चयवाद को जन्म दिया था और कहा था मनुष्य कुछ भी नहीं है, प्रकृति सर्वोपरि है। चाहे वो किसी स्थान की प्राकृतिक कारक हो, धरातलीय बनावट हो, जलवायु हो, वनस्पति हो, ये सब क्रियाकलाप मनुष्य पर्यावरण के संदर्भ में ही करता है। और उसकी सारी बुद्धि, संस्कृति, सभ्यता, उसकी उपलब्धियाँ केवल मतलब उसकी जो विजडम है, उसकी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी सिविलाइजेशंस के जो उसके ग्रोथ हैं या फैक्टर्स हैं, वो ऑल दे आर ओनली कंपैरेटिबल विथ नेचुरलिज्म, डिटर्मिनिज्म से, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से ही जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य खुल करके उड़ नहीं सकता, मतलब बुद्धि चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, उसको हमेशा अपने पैर धरती पे टिका के रखने पड़ेंगे। ये बात आपके रैट्ज़ल महोदय ने कही थी। ऐसे ही प्राचीन समय में जो बात हुई थी, उन्होंने ये कहा, जैसे बहुत सारे जोग्राफर्स हुए हैं, मैंने बताया था, जो थेल्स हैं, हिप्पोक्रेटस हैं, वो सारे उन्होंने क्या बोला कि एयर, वाटर एंड प्लेसेस, मतलब हवा, जल और पानी, ये सारे कारक जो हैं मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं और ये आपके पर्यावरण को का द्योतक हैं। यानी मनुष्य जब से धरती पर आया, उसने शायद प्रकृति में हवा का चलना देखा होगा, वर्षा का होना देखा होगा, बादलों का गड़गड़ाना देखा होगा और विभिन्न प्रकार की प्रकृति की आवाज़ें सुनी होंगी। इसलिए उसने अपने आप को पूर्णतः प्रकृति के शेल्टर में रखा और प्रकृति के सारे इन कारकों की पूजा करी। समुद्र के रहने वाले समुद्र की पूजा, किनारे रहने वाले समुद्र की पूजा करते हैं, पहाड़ों के रहने वाले पहाड़ों की चोटियों के ऊपर मंदिर बनाते हैं। तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के पर्यावरणीय निश्चयवाद को पुनः जो अधिकतर बल दिया, वो दिया आपके कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, जिन्होंने मानव को मेन बीच में रखा और प्राकृतिक कारणों के आसपास के उसको डाला। चाहे उसका हम्बोल्ट का कॉस्मॉस पढ़ लें, चाहे अर्णकुंडे पढ़ लें, चाहे वो आप चार्ल्स डार्विन की जीवों की उत्पत्ति पढ़ लें, चाहे वो आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो मैंने बोल ही दिया, चाहे वो हीकल की आप प्रकृति विज्ञान जीव पढ़ लें। कहने का मतलब डिमोलिन्स की सामाजिक भूगोल पढ़ लें, फ्रेडरिक ली प्ले की जो फ्रांसीसी भूगोलविदा था, उन्होंने प्लेस वर्क फोक इस तरह से बोला। चर्चिल सैम्पल, एलन मॉरिस डेविड, विलियम मॉरिस डेविड, ये सारे के सारे जोग्राफर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रकृतिवाद पर, प्रकृति या पर्यावरण को निश्चयवाद के अंदर रखा। और ये सब पर्यावरणवाद की संकल्पना जो है 1911 में बहुत ज़्यादा अपने पीक पर पहुंची, जिसमें फ्रेडरिक जेल की शिष्या जो एलन चर्चिल सैम्पल थी, उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी भौतिक पर्यावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, याद कर लीजिए किताब का नाम, क्योंकि अपन ने एलन चर्चिल सैम्पल में देखे तो 1911 इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा ये बात कही और पर्यावरण को कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये कथन भी दिया जाए बच्चों तो समझ लो, यदि केवल यह है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, ये किस विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तब आपको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म पर बात करनी है। और केवल यदि यह है कि मनुष्य पृथ्वी की तल की उपज है, ये किसकी विचारधारा, किसने कहा, किस भूगोलवेत्ता ने इसको जन्म दिया, तो यानी उस एलन चर्चिल सैम्पल के बारे में आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के एलन चर्चिल सैम्पल का वर्क और दिस थिंग डिटर्मिनिज्म दोनों एक चीज़ है। मतलब यानी आप एलन चर्चिल को एक तरफ रखो और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों को रखो, एक तरफ दूसरा। तो कहने का मकसद आपका प्राकृतिक वातावरण इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो एलन चर्चिल सैम्पल ने तो
बहुत सारी बात कहीं कि जहाँ पर जिस तरह की वातावरण था वहाँ उसी तरह का उन्होंने क्रियाकलाप किया है। चाहे समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की बाहें बहुत मजबूत हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के पैर बहुत कठोर हैं, उसकी काफ मसल्स बहुत तगड़ी होती हैं। रेगिस्तान के लोग बहुत लंबे चौड़े होते हैं और उनका जीवन बहुत, रेगिस्तान के लोग बहुत सादगी भरे हुए भी होते हैं। वो ईश्वर को एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। ऐसे उन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए भी कहा कि हिमालय के ऐसे नहीं नमी, क्योंकि जितना भी भावर तराई रीजन है बेटा, इसमें गर्मी बहुत भयंकर होती थी, सारे जीव जंतु मक्खी मच्छर सब पलते, तो इन्हें सबसे ज़्यादा बीमारी का जड़ घर किस ज़माने में ये हुआ करते थे। तो शायद उन्होंने इसीलिए महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि लुम्बिनी पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था ना, नेपाल के फुटहिल और बिहार का उत्तर का भाग, तो वहाँ पर इनका जन्म होने से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थी। तो फिर इस प्रकार